आप चाहे 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या पीजी के आप स्टूडेंट हो, सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने उत्तर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। जो स्टूडेंट एक अच्छा उत्तर लिखना सीख जाता है उसका अमूमन मार्क्स जो है दूसरे स्टूडेंट से कई गुना ज़्यादा आता है। कई बच्चों में ऐसा भ्रम फैला रहता है कि हम लोग जो है पूरा पेज भर देंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ बोलने तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न स्टूडेंट्स में बने रहते हैं कि हमने पूरा पेज लिखा लेकिन हम लोग को उसके एवज में उस अनुसार नंबर नहीं मिला। आप चाहे 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या पीजी के आप स्टूडेंट हो, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने उत्तर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। अच्छा उत्तर लिखने का जो 4 मुख्य बिंदुएं होती हैं वो चारों को मैंने लिख दिया है और आप सभी को दिख भी रहा होगा। इसमें सबसे पहला आता है परिचय, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा जो है वो अर्थ या परिभाषा, जिसे मीनिंग या फिर डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरे अगर मुख्य बिंदु की बात करूं तो इसके अंतर्गत मुख्य भाग, जो प्रश्न पूछा गया है उसका मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी के बारे में लिखा जाता है। और अंततः निष्कर्ष के ऊपर, जिसे इंग्लिश में कंक्लूजन कहा जाता है, उसके ऊपर हम लोग किसी भी आंसर को अगर लिख रहे हैं तो मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं को याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें पहला है परिचय, दूसरा अर्थ या परिभाषा, तीसरा आपका मुख्य भाग जो है उत्तर का, और चौथा निष्कर्ष। तो चलिए ये इनकी एक्सप्लेनेशन हम लोग सुनते हैं कि किस प्रकार से हमें परिचय लिखना चाहिए, किस प्रकार से हमें उसका अर्थ या परिभाषा लिखना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने उत्तर को ज़्यादा से ज़्यादा सजा सकें और टू दी पॉइंट लिख के, कम पेज लिख के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर सकें, तथा इसके निष्कर्ष में क्या लिखा जाता है और क्या होता है उत्तर लिखन का सही तरीका। इन सभी चीज़ की चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं SDCTC चैनल। अब जानते हैं एक क्वेश्चन का परिचय हम लोग कैसे लिखेंगे और उसका अर्थ या परिभाषा कैसे लिखेंगे, मुख्य भाग में हमें क्या लिखना है, ठीक है, और निष्कर्ष अंततः हमें क्या लिखना चाहिए। तो बात करें अगर परिचय की, तो परिचय आपके किसी भी क्वेश्चन का जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो बोला जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो परिचय आप ऐसा मान के चलिए आपके उत्तर का फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन बनने वाला है, ठीक है। ऐसा मान के आप सभी को अपने किसी भी क्वेश्चन के उत्तर का शुरुआत करना चाहिए। मैं आपको सहूलियत के लिए एक क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्या है, इसके कारण एवं प्रकारों की व्याख्या करें। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन मिला है, तो इसका परिचय आप किन प्रकारों से स्टार्ट कर सकते हैं अब आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें परिचय के अंतर्गत मैंने 2-4 जो है बिंदुएं बनाई हैं और इन बिंदुओं को आप सभी को याद रख के अपने उत्तर को स्टार्ट करना है। तो 4 बिंदुएं मैंने बताया है परिचय के अंतर्गत, और जिसमें पहला है पृष्ठभूमि, दूसरा है फैक्ट या डेटा, तीसरा है कथन, चौथा है परिभाषा। तो कहने का अर्थ है कि इन 4 बिंदु में से किसी एक बिंदु को अपने दिमाग में रखते हुए आप अपने उत्तर लेखन की स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें पृष्ठभूमि से, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन मैंने बोला कि बेरोजगारी क्या है, इसके कारण एवं प्रकारों की व्याख्या करें, तो इसके पृष्ठभूमि में हमें क्या लिखना चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल आप सभी को दूसरे एक क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, श्रम संघ आंदोलन के इतिहास के बारे में चर्चा करें, ठीक है। तो आप सभी को अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसके अंतर्गत श्रम संघ के पृष्ठभूमि की बात कही गई है और आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझें कि पृष्ठभूमि में आखिर लिखा क्या जाता है। तो पृष्ठभूमि में यह लिखा जाता है कि कोई भी चीज़ कैसे हमारे लाइफ में आया या हमारे समाज द्वारा स्वीकृत किया गया और किस प्रकार से कोई चीज़ का निर्माण हुआ या गठन हुआ। पृष्ठभूमि में यही लिखा जाता है कि अगर मैं बात करूं एक एग्जाम्पल लेके कि मुगल काल की स्थापना कैसे हुई होगी, तो इसके पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं,
मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसी हुई होगी। तो सबसे पहले इतिहास में हम लोग को पृष्ठभूमि में ये पता होना चाहिए कि बाबर ने 1526 ईस्वी में एक युद्ध किया, उसके बाद 1527 में, 1528 में और अंततः 1530 में जब युद्ध लड़ा और वो सभी युद्ध जब जीत गया तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अतः मेरे कहने का पर्याय यही है कि हमें पृष्ठभूमि के अंतर्गत कैसे कोई चीज़ आया हमारे सोसाइटी या समाज में, किस प्रकार से उसका गठन हुआ, यही लिखा जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ श्रम संघ जो है किस प्रकार से हमारे जीवन में आया। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई और 1917 में इस प्रकार से जो है पहला भारत का एक श्रम संघ बना जिसे मद्रास यूनियन लेबर यूनियन कहा जाता है और इस प्रकार से आगे जो है क्रमागत रूप में चलता गया। तो ये सभी पृष्ठभूमि के अंतर्गत आते हैं। तो आप अपने उत्तर को पृष्ठभूमि से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात करें डेटा या फैक्ट की, तो डेटा या फैक्ट में 3-4 चीज़ों को याद रखना है आप सभी को। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपना उत्तर डेटा या फैक्ट से स्टार्ट करना चाहूँ तो उसमें आपको 2-3 बात को याद रखना है। पहला, आप अगर डेटा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी भी न्यायालय के निर्णयन के द्वारा जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे कोर्ट जजमेंट कहा जाता है। दूसरी, आप किसी की भी रिपोर्ट अर्थात भारत सरकार की रिपोर्ट या किसी भारत सरकार के अन्य किसी विभाग की रिपोर्ट के द्वारा भी शुरुआत कर सकते हैं, या विश्व के अन्य जो भी संस्थागत है, जो भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनकी रिपोर्ट से भी आप अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आप अपने उत्तर को किसी भी निर्णयन या न्यायालय के निर्णयन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है जिसमें लिखा गया है डॉक्टर शाह फैजल बनाओ भारत संघ अनुच्छेद 370, और यहाँ लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे की समाप्ति होती है। तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं कि रिपोर्ट से, तो रिपोर्ट क्या होता है, तो जैसा आप सभी को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अनुसार 2019 में भारत में 11,124 श्रम संघ थे और जबकि 12 महासंघ थे। आप इससे भी अपने उत्तर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इससे भी स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कथन से। फॉर एग्जाम्पल, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस लौटो, ये स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा दिया गया कथन है। आप इस कथन से भी अपने क्वेश्चन, आपका जो कथन है वो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड होना चाहिए। इस बात का आप सभी को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि पूछा गया है बेरोजगारी के बारे में और हम लिख दिए वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। तो इस प्रकार से नहीं, माने कोई रिलेशन होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड कोई कथन होना चाहिए, उसी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट होना चाहिए, उसी से रिलेटेड कोई न्यायालय का निर्णयन होना चाहिए, या फिर सबसे इजी है कि आप पृष्ठभूमि से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 तरीके मैंने आप सभी को बताए परिचय को स्टार्ट करने का, परिचय को लिखना प्रारंभ करने का, जिसमें पहला था पृष्ठभूमि, दूसरा था आपका फैक्ट या डेटा, तीसरा था रिपोर्ट, चौथा था न्यायालय का निर्णयन। तो इस प्रकार से आप पृष्ठभूमि को लिखना सीख गए, डेटा क्या होता है वो भी समझ गए, कथन क्या होता है ये भी समझ गए, और परिभाषा आप लोग बचपन से समझते आ रहे हैं कि परिभाषा का अर्थ होता है किसी चीज़ को क्या कहा जाता है, उसको परिभाषित करना, उसके अर्थ को स्पष्ट करना ही परिभाषा कहलाता है। तो इस प्रकार से परिचय का जो मुख्य बिंदु था वो आप सभी को समझ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरे मुख्य बिंदु, जो कि हमारा मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था कि एक अच्छे उत्तर के 4 बिंदुएं होते हैं। पहला परिचय, दूसरा अर्थ या परिभाषा, तीसरा मेन बॉडी जिसे मुख्य भाग कहा जाता है, चौथा निष्कर्ष। ठीक है, तो परिचय क्या बात हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं अर्थ या परिभाषा की ओर। तो अर्थ या परिभाषा आप अगर किसी भी चीज़ का लिखने जा रहे हैं तो आप सभी को इस प्रकार से लिखना चाहिए, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।
तो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ और एग्ज़ाम्पल है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बेरोज़गारी से ही रिलेटेड करते हैं क्योंकि ये रिलेट करते हैं क्योंकि ये आसान टॉपिक होता है, आप सभी को समझ में भी आएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ, बेरोज़गारी के अर्थ या परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों एवं संस्थानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की और इन विद्वानों या संस्थानों के नाम अग्रलिखित हैं। आप सभी को देख भी पा रहे होंगे। अब उसमें विभिन्न विद्वानों तथा संस्थानों का नाम आप सभी को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आप किसी भी परिभाषा या अर्थ को स्पष्ट अगर करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, तो मोटा मोटा मेरा ये कहना है कि सभी जो भी विद्वान हैं या जो भी संस्थान है, सभी के नाम आप एक जगह पे कर लीजिए। इससे क्या प्रॉफिट होगा आपको कि जो कॉपी चेक करने वाला होगा, आपका जो कॉपी आपका मूल्यांकन कर रहा होगा, उसको एक ही जगह पे सभी विद्वानों के नाम और संस्थानों के नाम मिल जाएंगे और ये उसको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा सभी विद्वान का और संस्थान का नाम जानता है, अतः इसके बारे में इसको ज्ञान है। तो वो उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपके मार्क्स कटने के बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, नॉर्मली अगर हम लोग लिखते जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, तो जो एवेल्यूएशन करने वाला होता है वो उसको समझ में नहीं आता है कौन कौन विद्वान के बारे में बोला। तो एक जगह अगर हम लोग किसी चीज़ को समाहित कर देते हैं तो वो इवेल्यूएशन करने वाले के लिए बहुत ही आसान बन जाता है। अब बात करते हैं अच्छे उत्तर लेखन की तीसरे महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु की, जो आपका उत्तर के मुख्य भाग से संबंधित है। और आप सभी कोई देख भी पा रहे होंगे कि उत्तर लेखन के मुख्य भाग के अंतर्गत किन बिंदुओं को आप सभी को ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहला है हैंड राइटिंग, आपका लिखावट। दूसरा है पैरा स्पेसिंग, जिसे पैरा रिक्ति भी कहा जाता है। तीसरा है बुलेटिंग। चौथा है अंडरलाइनिंग, यानी कि विशेष शब्दों के नीचे लकीर खींचने की प्रक्रिया। पांचवा है पेन एंड कलर, आपको किस प्रकार का पेन और कलर का यूज़ करना चाहिए। छठा है डायग्राम, यानी कि आप किस प्रकार के डायग्राम अपने उत्तर में समावेश कर सकते हैं। सातवां है लैंग्वेज और आठवां है प्रूफ। इस प्रकार से उत्तर लेखन के मुख्य भाग के अंतर्गत इन 8 बिंदुओं को आप सभी को ध्यान में रखना है। तो चलिए एक एक करके इनकी विशेषताओं को मैं आप सभी को बता देता हूं, ताकि आप सभी को उत्तर लेखन में सजावट के साथ साथ एक उत्कृष्ट प्रमाण तथा उत्कृष्ट तरीके की लेखन शैली का समावेशन कर सकें। पहला जो है आपका मुख्य भाग के अंतर्गत लिखावट का, जिसे हैंड राइटिंग कहा जाता है। तो आपकी हैंड राइटिंग वैसी होनी चाहिए कि अगला जो निरीक्षक है, जो एवेल्यूएशन कर रहा है आपके आंसर शीट का, उसको आपकी राइटिंग समझ में आ जाए, अर्थात वो उस राइटिंग को पढ़ सके। दूसरी बात, अगर आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और ये हमेशा इवेल्युएटर के को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसे बाध्य करेगा कि वो आपके आंसर को पढ़ें। और अगर एग्जामिनर आपका लिखावट से प्रसन्न होता है और उसे पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना अधिक होती है। तीसरी चीज़ जो है, लिखावट के ही अंतर्गत पेज फिलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने पेज लिखते हैं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें आपने क्या लिखा है उस बात से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो पहले बिंदु की चर्चा खत्म हुई। दूसरे बिंदु की अगर मैं बात करूं तो पैरा स्पेसिंग, यानी कि एक पैरा से दूसरे पैरा के बीच में रिक्तियाँ कितनी होनी चाहिए। और आपको पैरा स्पेसिंग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना होगा, जिसके अंतर्गत आपको ये याद रखना है, पहला चीज़ कि पक्ष, विपक्ष और नवाचार आदि जितने भी आप लिख रहे हैं, मुख्य भाग में जितने भी टॉपिक लिख रहे हैं, मान लीजिए पक्ष लिख रहे हैं किसी चीज़ का और किसी चीज़ का विपक्ष लिख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पक्ष को आप अलग पैरा में लिखें, विपक्ष को अलग पैरा में लिखें। ठीक है, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि पैरा के बीच, 2 पैरा के बीच एक स्पेसिंग पर्याप्त बनी रहे। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि पैरा के बीच, अगर आप कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक पैरा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन ही लिखना होता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस में इनको आप 5 से 6 लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैरा स्पेसिंग के तथा लिखावट के
उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी को आप सभी को दिख रहा होगा, एक दे देता हूँ एग्जांपल। देखिए इसमें लिखावट आपका कितना अच्छा है। जितना अच्छा आपका लिखावट रहेगा वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और उससे आपको आपके नंबर के ज़्यादा होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। और दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है आप सभी को कि इसमें देखिए कि पैरा के बीच स्पेसिंग बहुत ही पर्याप्त की गई है और इसी पैरा के स्पेसिंग की बात मैं कह रहा था। और अगर आप देखें तो प्रत्येक पैराग्राफ में 3 से 4 लाइन ही लिखा गया है, लेकिन मैंने बोला था कुछ विशेष स्थितियों में परिस्थितियों में आप 5 से 6 लाइन भी लिख सकते हैं, जो कि आप तीसरे वाले में या दूसरे वाले में देख सक रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पक्ष की, बुलेटिंग क्या होता है। बुलेटिंग का आपको उदाहरण मैं दिखा देता हूँ कि बुलेटिंग का उपयोग कहाँ करते हैं। तो किसी भी सब हेडिंग को दिखाने के लिए हम लोग बुलेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें अंडरलाइनिंग की, तो अंडरलाइनिंग के अंतर्गत आप सभी को उन विशेष शब्दों को अंडरलाइन करना है जिससे कि एक सामान्य अर्थ निकल सके। उदाहरण के तौर पे आप सभी को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आप सभी को कैसा अंडरलाइनिंग जो भी किया हुआ है उन सभी को अगर मिलाते हैं तो एक उसका निश्चित अर्थ निकल जाता है। अर्थात आप सभी शब्द को अंडरलाइनिंग नहीं करेंगे, उसमें जो विशेष शब्द है या जिनको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं उन शब्दों या उन ईयर्स को, उन डेटा को जो है आप अंडरलाइनिंग कर देंगे। ठीक है, अब बात करें पेन और कलर्स की, तो 2 कलर के पेन आप सभी को यूज़ कर लेना चाहिए और पेन हमेशा बॉल पेन होना चाहिए और 2 कलर में आप ब्लू या ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, दोनों का यूज़ करना चाहिए। और अंडरलाइनिंग के लिए आप कोशिश करिएगा कि अलग अलग पेन कलर का यूज़ कर सके। अर्थात अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो अंडरलाइनिंग ब्लैक पेन से करें, या आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो अंडरलाइनिंग ब्लू पेन से करें। ठीक है, तो इस प्रकार से कलर और पेन की भी समस्या खत्म हुई। और डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम के अंतर्गत ये आपके उत्तर लेखन को सुधारता है तथा सुंदरता प्रदान करता है तथा आपके उत्तर को सटीक बनाता है। साथ ही साथ डायग्राम आपके समय को बचाता है और जो परीक्षक जो या मूल्यांकन कर रहे होते हैं उनके मोनोटोमी को ब्रेक करता है, अर्थात एक रास्ता को जो है भी दूर करता है। इससे क्या होता है कि मैप से आपको और एक फ़ायदा है कि ये डिफ़िकल्ट जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो डायग्राम के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, तो टेबल चार्ट का यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, पाई चार्ट का और मैप्स का यूज़ करते हैं। तो आप सभी को जहाँ सटीक जो चीज़ लगे, जहाँ आपको लगे कि हम यहाँ टेबल चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख भी पा रहे होंगे टेबल चार्ट के अंतर्गत यहाँ दिखाया गया है कि टेबल चार्ट के अंतर्गत हम लोग किसी भी डेटा को दिखा सकते हैं और किसी भी डेटा का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को देख भी पा रहे होंगे। दूसरी बात करूं मैं फ्लो चार्ट जो है किसी भी एक प्रक्रिया को दिखाने में मददगार सिद्ध होता है, जैसा कि आप सभी को देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाया गया है फ्लो चार्ट के अंतर्गत, जिसमें बेरोजगारी प्रथमतः है और बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो दरिद्रता बढ़ेगी, दरिद्रता से सामाजिक समस्या बढ़ेगी और तत्पश्चात पारिवारिक विघटन होगा और इससे राष्ट्र को आर्थिक हानि भी होगी। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं एक प्रोसेस को जो है दिखाने के लिए फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है, जबकि टेबल चार्ट का उपयोग डेटा को दिखाने के लिए किया जाता है, डेटा के वर्गीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मैप्स का, तो मैप्स आप सभी को जानते ही हैं किसी भी क्षेत्र के विशेष क्षेत्र को दिखाने के लिए भारत या विश्व के मानचित्र का उपयोग किया जा सकता है। और रही बात पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट का उपयोग आप सभी कोई इकोनॉमिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो विशेषता करते हैं, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर सर्कल को दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने डायग्राम को भी समझ लिया। अब लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज आप हमेशा कोशिश यह करिएगा कि लैंग्वेज हम अपने लैंग्वेज को, उत्तर लेखन के लैंग्वेज को हमेशा सरल रखें और प्रयास यही करना चाहिए कि तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करें तद्भव की अपेक्षा। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो आधुनिक संस्कृत के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं तो जल हो गया तत्सम और पानी हो गया तद्भव, अर्थात आपको तत्सम शब्द अर्थात जल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
और ज़रूरत की जगह हम आवश्यकता का यूज़ करते हैं तो और अच्छा लगता है सुनने में। इसी प्रकार से आप सभी को तत्सम शब्दों का उपयोग आपके उत्तर लेखन में करना चाहिए। अब अंततः एक बात जो मुख्य बात ये है कि आपके मुख्य उत्तर लेखन के मुख्य भाग में कभी भी प्रमाण ना छूटे। आप कुछ भी अगर लिखिए तो वो एक प्रमाण के साथ लिखिए, और प्रामाणिकता जो है एक अच्छे उत्तर की पहचान होती है। तो प्रमाण उतना ही देना है जितना कि पर्याप्त हो। अर्थात अगर कोई चीज़ का हम लोग पक्ष दे रहे हैं तो प्रमाण के साथ देंगे, विपक्ष भी दे रहे हैं तो उसका भी प्रमाण देंगे। इस प्रकार से आपने मुख्य भाग को समझ लिया होगा कि उत्तर लेखन का मुख्य भाग में हम लोग किस प्रकार से अच्छा से लिख सकते हैं तथा अपने उत्तर को किस प्रकार से सजा सकते हैं। अब सजाने की अगर बात हो गई, किसी भी उत्तर को सजाना अगर है तो आप यहाँ पे देख सक रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप सभी को दिखाऊंगा अभी कि मुख्य भाग को हम लोग किस प्रकार से सजा सकते हैं। तो आपका उत्तर कैसा दिखेगा ये आपके सजावट पे डिपेंड करता है। और आप सभी को यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने श्रम संघ की उत्पत्ति के ऊपर अगर आपको प्रश्न आ जाता है तो आप उसकी सजावट, उसके मुख्य भाग को कैसे लिखेंगे। तो आप सभी को देख पा रहे हैं कि श्रम संघ की उत्पत्ति ये हम लोग का टॉपिक था और उसको किस प्रकार से सजाया गया है, जिसके अंतर्गत श्रम विधानों का निर्माण, पूंजी व श्रम का पृथक्करण, कारखाना पद्धति का उत्तर आदि जो है अनेक विषय दिए गए हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि आपको अगर श्रम संघ की उत्पत्ति के बारे में लिखने के लिए बोला गया है, अर्थात उसके कारणों को लिखने के लिए बोला गया है या परिणामों को लिखना के लिए बोला गया है, तो आप इस प्रकार से सजा के अपने उत्तर को लिख सकते हैं, जहाँ पे परीक्षक को एक ही जगह श्रम संघ की उत्पत्ति का कारण एक ही जगह जो है समुचित रूप में देखने को मिलेगा। और इससे वाकई में आपका जो इवैल्यूएशन कर रहा होगा आपके उत्तर का, वो काफ़ी प्रसन्न होगा और आपको नंबर वो ज़रूर दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल है जैसा कि आप सभी को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल वो था श्रम संघ की उत्पत्ति का जो कारण था, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, तीसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न एग्जाम्पलों से ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार से सजाया जाता है। तो आपने मुख्य भाग के सभी विषय वस्तु को देख लिया और कैसे एक उत्तर को सजाया जाता है वो भी समझ लिया। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष के अंतर्गत हम लोग क्या लिखते हैं? किसी भी प्रश्न के निष्कर्ष के अंतर्गत उसके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उसके उपायों को लिखा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि निष्कर्ष के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि निष्कर्ष, किसी भी उत्तर का जो निष्कर्ष होता है वो अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए। चाहे आप वो एक लाइन ही लिखिए या 2 लाइन ही लिखिए, लेकिन निष्कर्ष आवश्यक रूप से लिखने की आदत आप सभी को अभी से डाल लीजिए। ये आदत बहुत ही काम में आएगी आपके। तो निष्कर्ष के अंतर्गत मुख्यतः क्या लिखा जाता है? प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उपायों की चर्चा करना ही निष्कर्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने उत्तर लेखन के मुख्य 4 बिंदुओं को समझा, जिसके अंतर्गत आपने परिचय को समझा, उसके बाद परिभाषा को समझा, उत्तर लेखन के मुख्य भाग को समझा तथा निष्कर्ष को समझा। और अब मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने किस प्रकार से उत्तर लिखा था अपने पार्ट 1 के एग्जामिनेशंस में, और तत्पश्चात मैं इसमें और सुधार करता ही जा रहा हूँ। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आपका भी अच्छा से अच्छा नंबर एग्जामिनेशंस में आएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बेरोजगारी के ऊपर जो है मैंने लिखा था, और आप सभी को इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे देख के आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप सभी कोई प्रयास भी करेंगे कि अच्छा से अच्छा उत्तर आप सभी कोई अपने एग्जामिनेशंस में लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई समस्या रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको इसमें पूरी तरह से समझ में नहीं आया है तो मैं एक और आंसर राइटिंग करके आप सभी के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में पूछिएगा तभी मैं ये काम करूंगा, अन्यथा मैं ये समझूंगा कि आप सभी को समझ में आ गया है और आप
अच्छे उत्तर लिखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अनंत विजय और आप देख रहे थे HDCTC चैनल।